से हो रही है। तमाम जो संवाददाता है तमाम संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पल पल की अपडेट देने के लिए। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलिया से बड़ी खबर, बलिया में मतदान जारी। आज लोकतंत्र का महापर्व देश मना रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का आगाज, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं लोग। भारी संख्या में पुलिस व मिलिट्री फोर्स मौजूद। बलिया से खबर, सुबह 7 बजे से लगातार यहां पर मतदान जारी है और पोलिंग बूथ के बाहर बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, इसके लिए सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है। वोट देकर बाहर आने वाले लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक जायसवाल बलिया से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलिया में सुबह 7 बजे से मतदान जो है जारी और तमाम व्यवस्था जो है की गई है, सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए। क्या कुछ तस्वीर बलिया से सामने आ रही है? जी, आपको बता दें, यहाँ पे लगातार बलिया में मतदान जारी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही कि आकर्षक का एक केंद्र बना है। बूथ के बाहर जो सेल्फी पॉइंट बना है, लोग जब मतदाता अपना वोट देकर बाहर आ रहे हैं तो सेल्फी पॉइंट पे पहुंच के एक सेल्फी ले रहे हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं कि हमने वोट दे दिया। ये काफी अच्छा पहल है और नगर पालिका की तरफ से डीएम बलिया लगातार अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हर ग्रुप में वायरल करा रहे हैं कि आप अधिक मतदान करें और मतदान के प्रति जागरूक हों। जी, बलिया की जनता की बात करूं तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे बलिया की जनता के सामने आ रहे हैं, या फिर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आधार पर बलिया की जनता आज वोट करने आई हुई है? जी, आपको बता दें, अभी तक हमने जिस भी मतदाता से बात की जो वोट देकर आ रहे हैं या वोट देने जा रहे हैं, जब भी उनसे बात हो रही है कि किस मुद्दे पे आप लोग वोट दे रहे हैं, तो उनका सीधा कहना है कि इस बार हम विकास के नाम पे वोट देने जा रहे हैं और हमने पहले से ही अपने मन में बना लिया है कि कौन विकास करने वाला है कौन नहीं, और अपने हिसाब से दे रहे हैं। जी, जैसे कि बात करें मतदान स्थलों पर, तमाम बार ऐसे देखा गया है कि जो मोबाइल फोन होता है वो ले जाना वर्जित होता है, लेकिन पिछले चरण की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां कहीं कहीं पे मतदान स्थलों पर लोग मोबाइल फोन लेकर जा रहे थे। तो इस बार क्या, जहां पे बलिया है मतदान स्थल है, यहाँ पर क्या मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन लोगों को मिल रही है? जी, आपको मोबाइल के बारे में बता दें, मोबाइल तो यहाँ पे जो लोग लेके आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है। मोबाइल बाहर रखने के लिए सब निर्देश है, लेकिन उससे पहले अगर जिला प्रशासन ने मोबाइल के लिए एक जागरूकता फैला दी रहती कि आप लोग मोबाइल लेके बूथ पे नहीं जाएंगे, तो हो सकता था कि लोग मोबाइल अपने घर पे लेके रख के आते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास मोबाइल लेके आ रहे हैं और अंदर जाते समय पुलिस प्रशासन उनको बाहर कर दे रही है कि जब तक आप मोबाइल बाहर नहीं रखेंगे तब तक आप वोट देने नहीं जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लोग अपने किसी संबंधित रिश्तेदार को मोबाइल देकर अंदर जा रहे हैं वोट देने। जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बने रहेगा हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शबी अब्बास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज यूपी में छठे चरण का चुनाव हो रहा है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज जनता जो है वोट की चोट करी है। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी, आपका अपना फोन एक बार चेक कर लीजिए, अनम्यूट बटन को। जी जी, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए। जी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि छठे चरण का चुनाव जो है आज हो रहा है, मतदान हो रहा है। यहाँ जो है लोग सुबह 7 बजे से ही लाइनों में लग गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो है हमारे ठीक पीछे जो है करीब सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। वो लोग जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ तमाम जो लोगों की भीड़ है वो नजर आ रही है। लंबी कतारों में लोग जो है वो लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करें, मत का प्रयोग करें। मैं चाहूंगी आप जो तस्वीरें हैं पीछे मतदान स्थलों की वो दिखाएं और जनता से बात करने की वहां पे कोशिश करें कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं लोगों के इस बार वोटिंग को लेकर के। जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारी बात भी हो रही है। तो यहाँ जो है विकास मेन मुद्दा कहा जा रहा है कि जो विकास कर रहा है उसके नाम पर हम वोट करेंगे। उनको जो है हम इस बार जो है फिर दोबारा जो है सरकार बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है लोग
अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि कहीं कहीं विकास की बात भी की जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार की भी बात करी जा रही है। तो इस तरीके के लोग जो है यहाँ जब मतदान केंद्र पर आए हुए हैं तो वो लोग जो है अपनी बातें कह रहे हैं। जी जी, पिछले साल की तुलना में देखें तो तमाम जो चरण अभी यूपी चुनाव के हुए हैं, मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम रहा। तो जो लोग हैं, जो जनता है, वो बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था मतदान स्थलों पर की गई? क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा कि सेल्फी पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, जिससे जो लोग हैं वो ज्यादा आकर्षित होकर वोट देने के लिए आए। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था मतदान स्थल पर की गई है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो है कल और परसों पिछले 2 दिन से जो है लगातार मतदान करने की अपील की गई और उसके बाद फिर जो है लोगों को जो है रैली भी निकाली गई, लोगों को जागरूक भी किया गया कि जो है आप मतदान करिए, क्योंकि जो है मतदान हर व्यक्ति को जरूरी है मतदान करना। तो इसको देखते हुए जिलाधिकारी, जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो है कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी, तस्वीरें मैं देख सकती हूँ जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, लंबी कतारें लगी और एक तरह से एग्जाम्पल सेट करते हुए कि जो मतदान है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सबसे पहले जानना चाहूंगी कौन सी सीट पर इस वक्त आप मौजूद है और जो ये बूथ पोलिंग बूथ है, ये कौन सा पोलिंग बूथ है? क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत, लोकतंत्र का महापर्व आज देश मना रहा है और जो जनता है वो पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है। तो जानना चाहूंगी कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है इस वक्त? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अंबेडकर नगर अकबरपुर की सदर विधानसभा है। यहाँ जो है पूर्व मंत्री जो बसपा से निष्कासित रामचंद्र राजभर और बीजेपी छोड़कर जो है बसपा में शामिल हुए चंद्रप्रकाश वर्मा, ये दोनों की आमने सामने सीधी टक्कर है। और पूर्व मंत्री जो है एक बीजेपी के हैं धर्मराज निषाद जी, वो भी चुनाव मैदान में है। तो यहाँ कहीं कहीं 3 तिकोड़ीय लड़ाई देखने को मिल रही है। तीनों अपने दमखम के साथ जो है चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और लोग जो है उत्साहित भी हैं, लोग वोट डालने भी आ रहे हैं। जी शबी बने रहेगा हमारे साथ, पल पल के अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो यूपी में आज छठे चरण का शानदार आगाज हो चुका है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पे लगी है। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मतदान स्थलों से हमारे साथ मौजूद है, पल पल की खबर हमें देने के लिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। यूपी के छठे चरण की महा कवरेज लगातार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा आज दांव पे लगी है, क्योंकि 3 मार्च के दिन छठे चरण के चुनाव में जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। विवेक जायसवाल लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विवेक, 1.5 घंटे का समय जो है करीब बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मतदान स्थलों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो किस तरीके का बना हुआ है? जी, देखा जाए तो इस बार लोगों में काफी जागरूकता आई है। अपने बलिया के जो नए डीएम आए हैं, लगातार चुनाव से पहले भी लगातार प्रेस वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात करके, वो लोग हर गांव में, डीएम का एक निर्देश था कि हर गांव में जितने ग्राम प्रधान हैं अपने गांव में डुगडुगी पिटाकर या ढोल बजवाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे। उसी का देन है कि यहाँ बलिया में इस बार लोग कुछ जागरूक हुए हैं और समय से लोग अपना वोट देने पहुंच रहे हैं। जी, यूपी में इस बार कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो मतदान स्थलों पे क्या कुछ व्यवस्था कोविड प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर की गई है? क्या मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था मतदान स्थलों पे मौजूद है? जी, कोविड की बात करें तो कोविड को लेके लोग, प्रशासन और जनता भी पहले से भी
कई बार इसकी कोविड की दिक्कतें झेल चुकी है। जो लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, इस बार वो खुद ही सचेत में आ गए हैं। लेकिन जनता भी अब जागरूक हो गई है। कई लोग मास्क लगा के आ रहे हैं और जो बूथ है, बूथ पे भी लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ पे जो बूथ पे जो अधिकारी बैठे हैं। जी शबी अब्बास भी लगातार बने हुए हमारे साथ। शबी, मतदान स्थलों पर कोविड को लेकर के मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ व्यवस्था मास्क और सैनिटाइजर को लेकर, क्या मास्क की अनिवार्यता जो है वो मतदान स्थलों पे मौजूद है? बिना मास्क के अगर कोई पहुंच रहा है तो क्या उसे अंदर जाकर वोट देने की अनुमति दी जा रही है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से जो है निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, तो उसी कड़ी में जो है जो मतदान हो रहा है यहाँ जो है कोविड को देखते हुए जो है जैसे ही लोग एंट्री करते हैं ग्राउंड में, तो वहाँ जो है सैनिटाइज वहाँ किया जा रहा है, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद फिर जो है वहीं गेट पे ही बता दिया जा रहा है कि आप बगैर मास्क के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ मास्क लगा के ही अंदर लोग आ रहे हैं। जो भी लाइन में लगे हुए हैं वो सारे लोग जो है मास्क लगाए हुए हैं। बगैर मास्क के किसी की एंट्री अंदर नहीं हो रही है। जी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम जो है मतदान स्थलों पर किए गए? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इस ग्राउंड में जहां मैं खड़ा हूं, यहां अभी भी जो है जिलाधिकारी और एसपी अंबेडकर नगर ये लोग पूरे दल बल के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। हर बूथ पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। जी साइलेंट वोटर्स की अगर बात करूं, जो यंग वोटर्स होते हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है, जब आज पहली बार वो अपने मत का प्रयोग करने आए हुए हैं? जी हमारी बात वोटरों से भी हुई है जो पहली बार आज मतदान करने आए थे तो और लाइन में लगे हुए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि पहली बार हम आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके दिल में अंदर भी एक खुशी है और उत्साहित है कि जो है आज हम मतदान करने के लिए हम मतदान केंद्र पर आए हुए हैं। जी विवेक जायसवाल भी लगातार बलिया से बने हुए हमारे साथ। बलिया में मतदान स्थलों पर जो सुरक्षा व्यवस्था ये आपने दिखाया है, जिस तरह से लोग हैं उसमें भी उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर के। लेकिन बात करूं अगर महिलाओं की या दिव्यांगों की, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम जो है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं ताकि उनको मतदान करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े? देखिए आपको बता दे, जो लोग जैसे लोग महिलाएं हैं और जो लोग शरीर से परेशान है, वो अपने बूथ पे जो है अपने घर के रिश्तेदारों के साथ अपने साधन से पहुंच रहे हैं। और बूथ के बाद अगर वो लोग चलने में असमर्थ हैं तो पुलिस प्रशासन मदद कर रही है उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए, और लगातार मतदान यहाँ पे जारी है। जी युवा वोटर्स की बात करूं, युवा वोटर्स में किस तरह का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, इस बार युवा वोटर में काफी उत्साह देखने को मिला है। लगातार युवा चुनाव से पहले ही एक दिन पहले ही काफी उत्साह में थे कि कल हम अपना वोट करेंगे, और इसी का दिन रहा कि सुबह उठते ही कई भारी संख्या में युवाओं ने बूथों पे जाके वोट किया है और काफी उत्साह उनके अंदर देखने को मिला है। जी तमाम जो कोविड को लेकर के भी आपने बताया जिस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी हुई है, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लेकिन तमाम जगह पे हमने देखा है कि मतदान स्थल कभी कभी संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में भी रखे जाते हैं। ऐसे मतदान स्थलों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए? देखिए भारी संख्या में बलिया में पुलिस मिलिट्री फोर्स मौजूद है। वो कल शाम से ही अपनी ड्यूटी पे लग गए थे। हर चप्पे पे उनकी नजर है। जहां जहां बूथ है, बूथ के ऊपर छत पे, बूथ के अगल बगल, बूथ के गेट पे मिलिट्री फोर्स पुलिस के जवान मौजूद है और हर व्यक्ति को एक बढ़िया सुरक्षित नजरिए से देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनके पास मोबाइल है या और कुछ है तो बाहर रख के जाएं। जी शबी हमारे साथ बने हुए हैं। शबी 2017 की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में छठे चरण में 57 जो सीटें थी उसमें से 47 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी,
और जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनी और इस तरह से जो सरकार है वो यूपी में बनाई थी। 2022 में जिस तरह के जो तमाम सीटों पे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि जो बीजेपी है अपनी पुरानी जीत को दोहरा पाएगी? जो तस्वीर थी रिकॉर्ड वोटों से जीत करके फिर से सरकार जो है वो बीजेपी बना पाएगी 2022 में? कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में 2017 बीजेपी की लहर में जो है यहाँ 2 सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीट जो है बीएसपी की। हम आपको एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर जो है ये बीएसपी का गढ़ है। यहाँ से मायावती 2 बार विधायक रही हैं, 1 बार सांसद रही हैं और अंबेडकर नगर को जो है जिला बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मायावती ने किया। तो यहाँ जो है अंबेडकर नगर में अगर देखा जाए तो कहीं बीजेपी या जो है सपा कहीं नहीं दिख रही है। जो लड़ाई है वो बीएसपी की है, उसके बाद फिर सपा और भाजपा की। जी, अंबेडकर नगर में जो सीधी टक्कर है वो किन चेहरों के बीच में देखने को मिल रही है? क्या कुछ मुकाबला है, क्या कुछ समीकरण अंबेडकर नगर सीट पर बने हुए हैं? अंबेडकर नगर में जो बीएसपी के निकाले हुए विधायक थे, मंत्री थे, लालजी वर्मा और रामाचल, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये रामाचल की जो है ये विधानसभा है, अकबरपुर सदर विधानसभा है। यहाँ से वो समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो 25 साल जो है समाजवादी बीएसपी से ही वो विधायक रहे और मंत्री भी रहे, तो इस बार जो है समाजवादी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर अगर देखी जाए तो सपा और बसपा में ही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो वोटर जो बीएसपी का वोटर था, इनके साथ था, इनको 25 साल तक विधानसभा में भेजने का काम किया, क्या वो इस बार समाजवादी या इनके साथ जा पाएगा? जी, अंबेडकर नगर के मतदान स्थलों में देख रही हूँ तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है। जो जनता है अंबेडकर नगर की पूरी जागरूकता के साथ पहुंची हुई है मत का प्रयोग करने के लिए। काफी संख्या में जो लोग हैं, भीड़ है, वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर बात करूं महिलाओं की या दिव्यांगजनों की, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है वो मतदान स्थलों पर की गई है? दिव्यांगजनों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है सबसे अच्छी बात है कि एनसीसी कैंप के जो बच्चे हैं वो जो है व्हील चेयर और जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको जो है वो बाहर से और बूथ तक ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर उनको वापस फिर जो है बाहर ले जा रहे हैं। तो एनसीसी के बच्चे ये काम कर रहे हैं और बाकी जो है जो परिवार के लोग उनके साथ आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। जी, तो तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहेगा हमारे साथ। खबरें जो है जिस तरह से अपडेट जो है सामने आ रही है तमाम मतदान स्थलों से हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। महाकवरेज आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी में चुनावी माहौल बना हुआ है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में से 5 चरण पूरे हो चुके हैं और आज बारी है 6ठे चरण की। 3 मार्च के दिन जनता 6ठे चरण के चुनाव में हिस्सा ले रही है और वोट की चोट के जरिए तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करी है। 6ठे चरण की बात करें तो तमाम जो दिग्गज है उनकी किस्मत आज दांव पे लगी हुई है। तमाम हॉट सीटें हैं, लेकिन गोरखपुर सीट पर सबकी निगाह। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। बस्ती की हरैया सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के अजय कुमार सिंह बीजेपी से सीट पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी से बात करें तो जयकृष्ण नंदन पाठक, त्रियंबकम नाथ पाठक। बसपा की बात करें राजकिशोर सिंह और कांग्रेस से लालबोनी सिंह। गोरखपुर की सीट की बात करें तो बीजेपी से सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला, बसपा से भीम आर्मी
चीफ चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस से चेतन पांडे। गोरखपुर की सीट पर यह बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। एक तरह से यह हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी की सुभावती शुक्ला जिनकी खास टक्कर जो है वो योगी आदित्यनाथ से होने वाली है, और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। इसी के साथ बात करेंगे गोरखपुर की खजरी सीट से, तो बीजेपी के श्रीराम चौहान, समाजवादी पार्टी से श्रीमती रूपवती, बसपा से विद्यासागर छोटू और कांग्रेस से रजनी देवी। ये बड़ी टक्कर गोरखपुर की खजरी सीट से देखने को मिलेगी इन चारों प्रत्याशियों के बीच में। गोरखपुर की खजरी सीट 4 प्रत्याशी जिनके बीच में सीधी टक्कर होने वाली है। गोरखपुर की चिल्लूपाड़ सीट की बात करें तो बीजेपी से राजेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी, बसपा से पहलवान सिंह और कांग्रेस से सोनिया शुक्ला। ये बड़ी टक्कर गोरखपुर की चिल्लूपाड़ सीट से। और इस सीट पर अगर बात करें तो राजेश त्रिपाठी और पहलवान सिंह के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलने जा रही है, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता लेने जा रही है अपनी वोट की चोट करके। इसके बाद बात करें कुशीनगर की तमकुहीरात सीट की, तो बीजेपी से डॉक्टर असीम कुमार, समाजवादी पार्टी से उदय नारायण, बसपा से संजय और कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू। एक तरह से हॉट सीट कुशीनगर की तमकुहीरात सीट से कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुहीरात सीट से चुनावी मैदान में उतरे। एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस सीट से चुनावी मैदान में। और इसी तरह से बीजेपी के डॉक्टर असीम कुमार कुशीनगर की तमकुहीरात सीट से चुनावी मैदान में सीधी टक्कर देखने को मिलने जा रही है डॉक्टर असीम कुमार और अजय कुमार लल्लू के बीच में। किसके पक्ष में जनता फैसला लेगी, इसका जो फैसला है वो 10 मार्च के दिन सामने आएगा। इसी के साथ कुशीनगर की फाजिल नगर सीट की बात करें तो बीजेपी से सुरेंद्र कुशवाहा, समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा से मोहम्मद इलियास अंसारी और कांग्रेस से सुनील मनोज सिंह। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और एक तरह से यह हॉट सीट पडरौना सीट से टिकट ना देकर के इन्हें फाजिल नगर सीट से चुनाव जो टिकट है वो दिया गया है। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में। बीजेपी से सपा में शामिल और ओबीसी का भी एक जाना माना चेहरा माना जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आज उनकी किस्मत का फैसला जनता के हाथ में। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर यह बड़ी टक्कर। इसी तरह बात करें कुशीनगर की पडरौना सीट की तो बीजेपी से मनीष कुमार, समाजवादी पार्टी से विक्रमा यादव, बसपा से पवन उपाध्याय और कांग्रेस से जहीरुद्दीन। कांग्रेस की पडरौना सीट ये तमाम 4 प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर। इसी के साथ बात करते हैं सिद्धार्थनगर की इटवा सीट की तो बीजेपी से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, समाजवादी पार्टी से माता प्रसाद पांडे, बसपा से हरिशंकर सिंह और कांग्रेस से अरशद खुर्शीद। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट जहां पर यह बड़ी टक्कर 4 प्रत्याशियों के बीच में, लेकिन जो सीधी टक्कर है वो डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे के बीच में देखने वाली है। जनता किसके पक्ष में फैसला लेती है इसका जो तस्वीर है वो 10 मार्च के दिन सामने होगी नतीजों के साथ। इसी के साथ बात करेंगे देवरिया की पत्थरदेवा सीट की तो बीजेपी से सूर्य प्रताप शाही, समाजवादी पार्टी से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, बसपा से परवेज आलम और कांग्रेस से अंबर जहां। 4 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में मौजूद हैं जिनके लिए जनता वोट करेगी। देवरिया की पत्थरदेवा सीट की बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ बात करते हैं देवरिया की देवरिया सदर सीट की तो बीजेपी से रालव मणि त्रिपाठी, समाजवादी बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप सिंह, बसपा से राम सरन और कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह। ये देवरिया की सदर विधानसभा सीट की हम बात करें जहां पर बीजेपी का शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से अजय प्रताप सिंह,
बसपा से रामसरन और कांग्रेस के पुरुषोत्तम नारायण सिंह के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। देवरिया की रुद्रपुर सीट की बात करें तो बीजेपी से जयप्रकाश निषाद, समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद, बसपा से सुरेश तिवारी और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह। देवरिया की रुद्रपुर सीट 4 प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर, जो आज चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। बलिया की फेफना सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के उपेंद्र तिवारी, समाजवादी पार्टी से संग्राम सिंह, बसपा के कबल देव और कांग्रेस से जैनेन्द्र, ये सीधी टक्कर इन 4 प्रत्याशियों के बीच में बलिया की फेफना सीट पर देखने जा रही है। अब जनता किसके पक्ष में वोट करती है, इसका फैसला 10 मार्च के दिन नतीजों के साथ सामने आएगा। बलिया की बांसडी सीट की बात करते हैं। बीजेपी के केतकी सिंह, समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी, बसपा से मानती राजभर और कांग्रेस से पुनीत पाठक। ये सीधी टक्कर 4 प्रत्याशियों के बीच में बलिया सदर सीट की बात करें तो बीजेपी के दयाशंकर सिंह, समाजवादी पार्टी के नारद राय, बसपा के शिवदास प्रसाद वर्मा और कांग्रेस से ओम प्रकाश। अंबेडकर नगर की कठेरी सीट की बात करें तो यहां से अवधेश द्विवेदी, समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा, बसपा से प्रतीक पांडे और कांग्रेस से निशांत फातिमा। ये बड़ी टक्कर अंबेडकर नगर की सीट पे। अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के धर्मराज निषाद, समाजवादी पार्टी के राम अचल राजभर, बसपा के चंद्र प्रकाश वर्मा और कांग्रेस की प्रियंका जायसवाल। अंबेडकर नगर की टांडा सीट की बात करें बीजेपी के कपिल देव, समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा, बसपा की शबाना खातून और कांग्रेस के सैयद मियाजुद्दीन कांग्रेस से चुनावी मैदान में मौजूद हैं। और अंबेडकर नगर से शोभी अब्बास लगातार हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। कम से कम 2 घंटे का जो समय वो बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। क्या कुछ तस्वीर, जो भीड़ आपने दिखाई दी, जिस तरह से तमाम संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे मतदान स्थल पे, इस वक्त भीड़ की क्या कुछ तस्वीर जो है मतदान स्थलों पर मौजूद है और लोगों के सिलसिला जो है आने का क्या कुछ बना हुआ है मतदान स्थलों पर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल कर आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे थे कि आप वोट दिए हैं, किस मुद्दे पे? हमने विकास, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दिया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट निकल नहीं रहा है, परीक्षाएं होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं, तो कोई अरेंजमेंट नहीं है रोजगार के लिए। दूसरा महंगाई आप जानते हैं कि कितनी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और तमाम चीजें हैं, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री हाई हो रहा है। इसलिए हमारे लिए महंगाई सबसे अहम मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट सबसे अहम मुद्दा है और दूसरा विकास का मुद्दा भी है। विकास भी धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि अभी आने वाली मौजूदा सरकार इन सब मुद्दों पे ध्यान दे और प्रोग्रेस करे, उत्तर प्रदेश का प्रोग्रेस करे, जो भी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो यूपी के छठे चरण की महाकाव्य लगातार के न्यूज इंडिया पे जारी है। छठे चरण में तमाम हॉट सीटें, लेकिन गोरखपुर की सीट पर सबकी निगाह, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी मैदान में मौजूद हैं और सपा की सुभावती शुक्ला के साथ उनकी सीधी टक्कर। जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, इसका फैसला 10 मार्च को नतीजे के साथ सामने आ जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. Yes!
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। यूपी में छठे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। इसकी मां कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। छठे चरण में तमाम हॉट सीटें, लेकिन गोरखपुर की सीट पर सबकी निगाह, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीट से चुनावी रण में मौजूद हैं। उनका सामना समाजवादी पार्टी की सभापति शुक्ला से होने वाला है। सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 5 बार से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता इस बार उनका साथ देती है कि नहीं, वोट देती है कि नहीं, किसके पक्ष में वोट देती है, इसका जो फैसला है वो 10 मार्च को सामने आ जाएगा। फिलहाल गोरखपुर सीट जो है एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है छठे चरण की। इसी के साथ बात करें अगर हम कुशीनगर की फाजिल नगर सीट की, तो ये भी एक तरह से हॉट सीट बनी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी से ये चुनावी मैदान में मौजूद है। और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। जिस तरह से 2022 में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह के समीकरण तमाम सीटों पर बने हुए, छठे चरण का चुनाव हो रहा है, जानना चाहूंगी 2017 से जो चुनाव था और 2022 में किस तरह से जो फर्क आपको देखने को मिल रहा है। 2017 का चुनाव और 2022 में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं तमाम सीटों पर, क्या कुछ फर्क, क्या कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है? मानसी जी देखिए, पिछले 2017 के चुनाव में भाजपा ने कानून व्यवस्था को एक अहम मुद्दा बनाया था, और आज जो वोटर है, जो मतदाता है, वो उसी चीज को कंपेयर कर रहा है कि कितना सुधार हुआ है और क्या क्या अभी आवश्यकता बाकी है। और जो कोरोना के बाद में काफी चीजें, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का चीजें रह गई, और जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो वो ये सारे मुद्दे जो पिछली बार इतने प्रमुखता से नहीं लिए गए थे, लेकिन इस बार जनता इन कोरोना के बाद जो पीड़ित है वो चाहती है कि उसको कुछ यहाँ पर सुविधा मिले, उसको कुछ ये आराम मिले, और सरकार की तरफ से ये जो उसकी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो। तो ये चीजों में आकलन करके मतदान हो रहा है। और अभी तक यही देखा गया है कि जो चाहे राशन की बात ले लीजिए, गैस सिलेंडर की बात ले लीजिए, या जो भी सरकारी जो सुविधाओं को दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक पक्ष बनाया है सत्ता पार्टी का भी। जी, गोरखपुर सीट की बात करें तो इस वक्त सबकी निगाह गोरखपुर सीट पर बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका सामना जो है वो समाजवादी पार्टी के सभापति शुक्ला से होने वाला है। क्या कुछ लगता है कितनी बड़ी चुनौती जो है वो पेश कर सकती है सभापति शुक्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती सभापति शुक्ला पेश कर सकती है योगी आदित्यनाथ के सामने? मानसी जी देखिए, गोरखपुर में निश्चित रूप से मठ का एक प्रभाव है, और इसी वजह से मठ से जो जुड़े हुए लोग थे उनको हमेशा जनता ने जिताया है वहां पर। और मुझे लगता है कि ये चीज फिर से देखने को मिलेगी। जनता का जुड़ाव जो है आसपास और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी मठ से लोग जुड़े हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को ये सीट मुझे लगता है कि आराम से निकल जाएगी, और वहां पर इनका एक मतलब लंबे समय से वहां सक्रिय हैं, इस वजह से जनता से डायरेक्ट कनेक्शन भी है। तो ये सारी बातें भी मायने रखती हैं। हालांकि कुछ विरोध भी सामने आया था, कुछ लोगों ने इनका विरोध के लिए, और सभी पार्टियां करती, विपक्षियों ने भी इन पर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत सीट है और उस पर उनका प्रभाव अधिक है। तो ये सीट में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी सफल रहेंगे। जी,
कुशीनगर की अगर सीट की बात करें, कुशीनगर की फाजिल नगर जो सीट है, ये भी एक तरह से हॉट सीट बनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो 3 बार से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इससे पहले पडरौना सीट से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पहली बार शायद फाजिल नगर सीट से उन्हें टिकट दिया गया। क्या कुछ कारण समझ में आता है कि पडरौना सीट से टिकट ना देकर के फाजिल नगर सीट से चुनाव जो टिकट है वो दिया गया, क्योंकि बीजेपी से सपा में अभी शामिल हुए और फिर उनकी जो सीट है वो बदल दी जाती है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एकदम लास्ट अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और देखिए, हर पार्टी समाजवादी पार्टी का प्रदेश भर में एक बड़ा नेटवर्क है और वो लोग तैयारी कर रहे थे चुनाव की। तो जैसे आपने जो बताया, पडरौना सीट से पहले से ही सपा के बड़े नेता वहां पर लगे हुए थे, काफी समय से काम कर रहे थे। और जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, वो अपने पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं चाहेंगे। यही चीजें आपने देखा पिछली बार उनके लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई, और अपने लोगों को छोड़कर दूसरा यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, इस वजह से समाजवादी पार्टी ने नुकसान उठाया। तो वो इस तरह की कोई भी किसी भी दिक्कत को सामने नहीं लाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको फाजिल नगर से रखा। और जो वहां पर आसपास के क्षेत्रों में मौर्य जी का एक अच्छा प्रभाव भी है, उन्होंने काफी रैलियां की। और अभी बीच में वो सामने अभी आए थे जब उनके उस पर हमला हो गया, काफिले पे हमला हो गया। तो ये सारी चीजें भी वहां पर रही, इससे भी सहानुभूति लोगों को मिली, जो उनके वोटर्स हैं काफी संगठित हुए। तो वहां पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो एक जाना माना ओबीसी का चेहरा माने जाते हैं। कुशीनगर के अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो क्या कुछ लगता है कि अगर हम ब्राह्मण वोट बैंक की बात कर ले या फिर हम ओबीसी वोट बैंक की बात करें, किस तरह के समीकरण जो है वो कुशीनगर सीट पे बने हुए हैं, जिस कारण से इन्हें फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया? देखिए, समाजवादी पार्टी जो पहले सत्ता में रही, मैं मुलायम सिंह के टाइम की बात कर रहा हूं, तो उनके साथ में ये जो ओबीसी वोट बैंक था वो पूरा यूनाइटेड था। और भाजपा ने ही 2017 में सबसे पहले निषाद को, राजभर को और पटेल को, इन सबको अलग अलग प्रमुखता दी और उसका उनको बहुत बढ़िया लाभ भी मिला। इस बार यही भाजपा की ही जो रणनीति है वो अखिलेश यादव जी ने अपनाई और वो उस चीज को अच्छे से निपटा भी रहे हैं। आप देख रही हैं कि उनका अच्छा भी जो सुनने में आ रहा है। तो ये चीजें जो जातिगत समीकरण है वो एक सीट पर या एक क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। और वहां पर जो पूर्वांचल में जैसे ब्राह्मण्स का आपने बात करी, तो ब्राह्मणों का एक प्रभुत्व है वहां पर, एक प्रभाव है वहां पर। लेकिन ब्राह्मण पूरी तरीके से भाजपा के विपरीत है, ये भी अभी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों हैं जो वहां पे काफी नाराज हैं, लेकिन कई लोगों से, जैसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई, कई लोगों से वहां पर मैंने कई बूथ पे जाके बात करी, तो वहां पर ये बात है, नाराजगी है, लेकिन अंतिम वोट जो है वो भाजपा की तरफ जाने की बात करते हैं। तो ये एक स्थिति वहां से निकल के आती है। जी, 2017 की अगर बात करें, 2017 में एक तरह से 57 सीटें थी छठे चरण में, जिसमें से 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। 2 सीटें सहयोगी दल, जो अपना दल है, सुभाषपा थी, क्योंकि उस वक्त सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन हुआ करता था, उसको मिली थी। इस बार 2022 में जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे, क्योंकि तमाम जो नेता है उन्होंने दल बदला, बीजेपी से सपा में गए या सपा से बीजेपी में गए, इस बार जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी जो पुरानी तस्वीर है तमाम सीटों पर जीत दर्ज कर पाने की, क्या कुछ वो जो तस्वीर है वो दोहरा पाएगी? बीजेपी को शानदार जीत मिल पाएगी, इन तमाम सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? देखिए, पिछली वाले विजय गाथा को दोहराना तो मुश्किल होगा। इस बार काफी चीजें हैं जो भाजपा के विरुद्ध भी कार्य कर रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों को काफी चीजें, मैंने कहा जैसे कोरोना महामारी से उभर के जो आ रहे हैं तो आर्थिक भी सहायता चाहिए। उतना अच्छा बाजार का माहौल नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य चीजों को लेके। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष होता है उस पर ही ये उसके विरुद्ध ही जाती हैं। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो जो पिछली बार 2017 का एक बड़ा प्रचंड बहुमत था, मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा भाजपा कर पाएगी। हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एकदम चुनावी रण से भाजपा बाहर है ये भी कहना गलत होगा। जी, 2017 में जिस तरह से बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन था और इस गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 2022 में तस्वीर बदल चुकी है। सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इस बदली हुई तस्वीर को किस तरह से देखते हैं और अब क्या कुछ बदलाव जो है वो इस वजह से हो सकता है? क्या कुछ समीकरण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं इसकी वजह से?
मैंने मानसी जी अभी अभी आपको बताया 2017 में भाजपा ने पहली बार ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई। उन्होंने ये जो छोटे ओबीसी के जो छोटे उप जातियां थी उनमें एक एक कर अच्छी पैठ बना ली। आप राजभर को ले लीजिए, निषाद को ले लीजिए, पटेल को ले लीजिए, उन्होंने बाकायदा उनको स्थान भी दिया और उसके बाद सरकार में भी स्थान दिया। तो ये चीजें वहां पर एक नया समीकरण उन्होंने पैदा किया जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हुई, क्योंकि उनका हार्डकोर वोट बैंक जो है वो ओबीसी का था। तो इस बार राजभर जो है वो भाजपा से निकलकर वापस समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपने जगह बनाई है और भाजपा पर काफी हमलावर रहते हैं। लेकिन राजभर जी का जो एक प्रभाव है जो वो 3 या 4 सीटों पर है, और जो वोटर्स हैं वहां के वो अति पिछड़ों के लिए अपने को बोलते हैं कि हम उनके नेता हैं और उनकी अगुवाई करते हैं। लेकिन वहां पर उनका कितना असर रहेगा और कितना जादू चलेगा, लोग उनकी कितनी बात सुनते हैं, ये एक बात देखने वाली रहेगी। और दूसरी चीज ये है, जनता ये भी समझती है कि राजभर को ले लीजिए, निषाद पार्टी को ले लीजिए, ये एक खरीद फरोख्त वाली स्थिति थी। कैसे किसके साथ क्या हमें लाभ मिल सकता है, कैसे समीकरण बन सकता है। राजभर जी भाजपा में भी कई बार कोशिश किया, उन्होंने कई बार गए और बाद में उन्होंने बोला मेरी तो औपचारिक मीटिंग थी। तो ये चीजें वहां पर रही और निषाद पार्टी में भी आना जाना लगा रहा। तो ये लाभ और हानि की स्थिति को देखकर वहां पर लोग जुड़ते हैं और उनका प्रभाव जो है वो एक सीमित दायरे तक ही रहता है। जी, यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है, 5 चरण पूरे हो चुके हैं और जो नतीजों का दिन है वो अब धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। 10 मार्च का जो दिन है, क्या लगता है जो आज 6ठा चरण हो रहा है, मतदान जो है वो लगातार जारी है, शाम 6 बजे मतदान जो है वो रुक जाएगा, तो आज 6ठे चरण के बाद 10 मार्च की तस्वीर कितनी साफ होती नजर आई? क्योंकि हर एक चरण के बाद जो तमाम तरीके के सर्वे हैं, तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जाते हैं, तो आज 6ठे चरण के बाद जो 10 मार्च की तस्वीर है वो आपकी नजर में कितनी साफ होती नजर आ रही है? मानसी जी, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ केंद्र की राजनीति यहीं से प्रभावित होकर जाती है। हमने 9 प्रधानमंत्री यहाँ से दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीतिक नब्ज को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इतनी जल्दी कहना कुछ जल्दबाजी होगी। हर तरह की आप क्षेत्र से निकलिए, दूसरे क्षेत्र में जाइए तो वहां पर एक प्रभाव दूसरा है, लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। तो चीजें वो आई हैं जो शुरुआत में देखने को मिल रहा था। जो पश्चिम की बात हम करें, पहले 2 चरणों की बात करें तो वहां पर भाजपा के विरुद्ध काफी एक विरोध था और काफी रिसेंटमेंट था। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ तक आते आते चीजें बदल चुकी हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, लोग वहां पर मन दूसरी तरीके से बना रहे हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना स्पष्ट तस्वीर अभी नहीं कही जा सकती और ये जरूर है कि मुकाबला अच्छा है और दोनों ही पक्ष और विपक्ष इस समय 2 ही तरीके से बढ़ चुके हैं। एक तो भाजपा है, एक तरफ सपा है, बाकी जो दल है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो अपने उसके लिए आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति अभी इतनी स्पष्ट नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से एक जनता मजबूत सरकार चुनेगी। जी, तमाम संवाददाताओं से हमने बात की, मतदान स्थलों पर मौजूद थे, लोगों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। तो तमाम लोग हैं वो कि कोई विकास के नाम पर, कोई रोजगार के नाम पर वोट करने पहुंचा है। तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। आपने भी कई लोगों से बात की होगी। तो 2022 में क्या कुछ लगता है कि यूपी में जो जनता है वो किस प्रमुख मुद्दे पर वोट देने के लिए पहुंची हुई है मतदान स्थल पर? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे यूपी की जनता के हैं इस बार के चुनाव में? मानसी जी, जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, जो जितनी पश्चिम में ले लीजिए या इधर पूर्वांचल में ले लीजिए, लखीमपुर की तरफ ले लीजिए, कहीं पर भी लोग बात जरूर विकास की करते हैं, बेरोजगारी की करते हैं, महंगाई की करते हैं, और जातिगत समीकरण जो है उसके बाद की एक स्थिति आती है, लोग उसके बाद उस चीज को रखने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है उसके लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने अभी यूक्रेन वाली स्थिति देखी, जिसको भी चुनाव में लाने की कोशिश की जा रही थी कि लोग आ रहे हैं, उस चीज को की जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर उनको जाना पड़ता है, वो क्या कारण रहते हैं। और फिर ये स्थिति ये पहली बार की नहीं है, 3-4 बार ये हो चुकी है कि वहां से हमको लेके आना है, कुछ लोग वहां फंस गए, वहां से लेके आना। तो ये भी एक वहां के समीकरण को जरूर प्रभावित करती है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं रहें, जैसे आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस की दिक्कत है, हमें एडमिशन नहीं मिलता, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है।
तो ये चीजों को भी एक प्रभाव जो वहां के क्षेत्र में पड़ सकता है ये आखिरी के 2 चरणों में। लेकिन विकास, बेरोजगारी, महंगाई ये प्रमुख मुद्दा पूरे ही इलेक्शंस में बने रहे। जी, मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए भी जो चुनाव आयोग है वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। तमाम मतदान स्थलों पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन फिर भी चुनावों के दौरान जो ये खबर है वो सामने आती रहती है तमाम मतदान स्थलों से ईवीएम खराब होने की, जिस वजह से मतदान जो है वो बाधित होता है। तो क्या ये कारण जो है वो मतदान प्रतिशत में जो एक गिरावट दर्ज की जाती है ये भी एक प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मतदान प्रतिशत है वो गिर रहा है और जो लोग हैं भागीदारी जो है उनकी कम हो रही है, क्योंकि नाराजगी भी एक तरह से होती है कि काफी घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ रहा है वोट करने के लिए। मानसी जी देखिए ये बात जरूरी है, आज ही का जो समय था कि 20 मिनट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं तो ईवीएम ना खराब है ना जिले भर में। जी तो जनार्दन हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी के छठे चरण की महा कवरेज आप देख रहे हैं और जनार्दन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बताया किस तरह के जो समीकरण है वो छठे चरण में बने हुए। तस्वीर जो है वो 10 मार्च के दिन ही साफ हो पाएगी। सीधी टक्कर बीजेपी और सपा में देखने को मिल रही है यूपी में। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से जो लंबी कतारें हैं लोगों की वो मतदान स्थल पर लगी हुई है। अपने वोट की चोट करने के लिए लोग पहुंचे हुए। पूरी जागरूकता और पूरे जोश और उत्साह के साथ जनता आज अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए पहुंची है। छठे चरण में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत दाव पर लगी हुई है। तमाम हॉट सीटें, लेकिन गोरखपुर की सीट पर सबकी निगाह, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी रण में मौजूद है। उनका सामना सपा की सुभावती शुक्ला से होने वाला है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे, जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन मत का प्रयोग करने से पहले क्या कुछ कहना है माता प्रसाद पांडे का, ये भी सुन लेते हैं। गुंडागर्दी जो भाजपा ने यहाँ वादा किया था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई नहीं खत्म हुई, बेरोजगारी नहीं खत्म हुई, लोगों की रोजगार गया, जो बाहर गए थे वो सब भाग के कोरोना काल में आए, उनका कोई समुचित इंतजाम नहीं किया गया। यही सब सर, डॉक्टर सतीश द्विवेदी का कहना है कि जब हम कुछ नहीं थे तब हमने विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव में हराया और इस बार हमने विकास किया है। हाँ तो वो तो हाँ, जब वो कुछ नहीं थे तो हराया, तो हमें नहीं हारे। एक इन्होंने झूठ बोला। तो हमारे साथ संवाददाता यशी शुक्ला गोरखपुर से बनी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले चलेंगे यशी के पास जो गोरखपुर पे इस वक्त मौजूद है। गोरखपुर वही सीट जो एक हॉट सीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी रण में मौजूद है। जानना चाहूंगी गोरखपुर में इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि करीब करीब 2 घंटे का समय बीत चुका है। मतदाताओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला है मतदान स्थलों पर, क्या कुछ बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीर गोरखपुर से सामने आ रही है? बिल्कुल मानसी, मैं आपको बता दूं कि यूपी विधानसभा 2022 के मतदान हो रहे हैं जी। जी मानसी, माफ कीजिएगा, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास और बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठे मतदान के तहत 3 मार्च को आज मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे यहाँ पर आकर मतदान किया, साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, साथ ही साथ वोट अपील भी उन्होंने की और कहा कि हर व्यक्ति को अपना मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए
और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि ये वही बूथ है जहाँ पर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आकर मतदान किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको कितना भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया था। सुबह से यहाँ पर काफी सिक्योरिटी थी। कल ही हमने यहाँ की तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति वोट डालने के लिए आया। हम उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? वोट डालने आई हैं आप? क्या लगता है इस बार क्या बदलाव की ओर या विकास की ओर जा रही है? अब फैसला आने पे पता चलेगा ना क्या होगा आगे। वोट डाल दिया है? कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर है मे बी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपने मत का प्रयोग करके। आपका नाम? आप वोट डालने आए हैं, कब से वोट डाल रही हैं और साथ ही साथ विकास की तरफ या बदलाव की तरफ? अच्छा लग रहा है, फैसला आने पर पता चलेगा। चलिए फैसला आने पर पता चलेगा, वक्त इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च का। मानसी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यहाँ पर तमाम लोग वोट डालने के लिए आना शुरू हो गए थे और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर की हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, सिक्योरिटी है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्यवस्थाओं के पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। मानसी, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी, और हाँ मानसी, एक और मैं मानसी एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो यहाँ पर आकर वोट डालने के बाद यहाँ पर आकर सेल्फी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। तो ये इस बार ना चुनावों में खास देखने को मिला है ताकि वोटर्स को जागरूक किया जा सके वोट डालने के लिए। और क्योंकि सेल्फी पॉइंट आप जानती हैं मानसी कि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी फोटोज होनी चाहिए वोट डालने के बाद। तो इस तरीके के सेल्फी पॉइंट लगभग हर बूथ पर बनाए गए हैं। करीब 2078 बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर। और 9 विधानसभा है गोरखपुर में, जिसमें 8 भाजपा के खाते में गई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह यहाँ पर 7 बजे वोट डाला। जी, यशी बनी रहेगा हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया मतदान। सिद्धार्थनगर से खबर, बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया मतदान। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी पहुंचे मतदान स्थल। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, पत्नी डॉक्टर कल्याणी के साथ मतदान करने पहुंचे मतदान स्थल बेसिक शिक्षा मंत्री। मतदान स्थल पर लाइन में लगे बेसिक शिक्षा मंत्री और अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। सिद्धार्थनगर से खबर, बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया मतदान। पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी हैं उन्हें हटाया जाए और नए चेहरे लाए जाए और ठीक ठाक कर्मचारियों को रखा जाए जिससे वो सेवा कर सकते हैं। तो संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष को सुन रहे थे आप, मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मतदान स्थलों से सीधी तस्वीर। और संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज देश मना रहा है और इसी बीच और संवाददाता यशी शुक्ला लगातार हमारे साथ बनी हुई है गोरखपुर से। यशी, गोरखपुर में आप जिस तरह से दिखा रही थी कि सेल्फी पॉइंट्स और मतदान स्थल को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है, मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए जिससे ज्यादा लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, लेकिन क्या जो मोबाइल फोन है उसको अंदर ले जाने की इजाजत जो है वो भी मतदान स्थल पर बनी हुई है? क्या कुछ अपडेट इस खबर के बारे में? मानसी, बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चरण की अगर हम बात करें
तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। लोग मतदान केंद्र के अंदर जाकर वोट डालने के साथ ही वहां पर वीडियोस बना रहे थे, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही थी। आज जब मैं यहाँ सुबह आई थी तो मैंने यहाँ पर देखा कि पहले ही जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और यहाँ पर और भी सुरक्षा कर्मी जो हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, बैन कर रखा है मोबाइल फोन को। आप अंदर मतदान केंद्र में फोन लेकर नहीं जा सकते, फोन आपको बाहर ही रखना होगा। और उसके बाद आप जब वोट डालें तो यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं वो पॉइंट्स पर जाकर आप सेल्फी ले सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि मानसी हमने कई चरणों में देखा इस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई और कहीं ना कहीं इससे काफी नुकसान भी होता है। और ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये गलत भी है कि आप सोशल मीडिया पर इस तरीके से मतदान केंद्र के अंदर जाकर वोट डाल रहे हैं। जी, कोरोना काल की वजह से आपने दिखाया कि जिस तरह से मतदान स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क है वो भी बनाई गई है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर की जो अनिवार्यता उसके बारे में क्या कुछ तस्वीर बनी हुई है? बिल्कुल मानसी, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वो कोविड हेल्प डेस्क है जो बनाई गई है। मैं यहाँ पर बात भी करूंगी। हम, क्या नाम है आपका? राजमती जी। ये जो कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है इसका कैसे, इसका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है? यहाँ पर जो लोग वोट डालने आएंगे हमारे कर्मचारी वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद हाथ सैनिटाइज करके जिनके पास मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा और उनको सैनिटाइजर हाथ करके और फिर अंदर भेजा जाएगा। जी, तो यहाँ पर हम सैनिटाइजर का मतलब पहले जब लोग एंट्री करेंगे तो पहले यहाँ पर आएंगे, नहीं सामने लगा हुआ है, सामने आपने रख दिया है, तो वहाँ पर आप सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप उनकी थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाएगी। जी मानसी, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ राजमती जी थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, प्लस थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, वाटर बॉटल्स भी हैं और कुछ मेडिसिन भी हैं। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन को दिखाना चाहूंगी, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी यहाँ पर रखी गई हैं। वो कोरोना किट आप देख सकते हो, जो कोरोना किट दी जा रही थी वो किट भी यहाँ पर मौजूद है थर्मल स्कैनिंग के लिए, सैनिटाइजर के लिए। वाटर बॉटल्स भी यहाँ पर रखे गए ताकि यहाँ पर जो मतदाता आए उनको वोट करने में कोई तकलीफ ना हो। जी, तो सीधी तस्वीरें आप गोरखपुर से देख रहे थे। यशी शुक्ला में दिखा रही थी जिस तरीके के जो इंतजाम है गोरखपुर के मतदान स्थल पे, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम और कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।